गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये टॉपिक है रिलेटेड टू परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो आया था 1793 में आया था। ठीक है, इसको लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1793 में। अभी परमानेंट सेटलमेंट का पर्पस क्या था? ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का पर्पस था क्योंकि उससे पहले जो सिस्टम आया था उस सिस्टम में जो लैंड और जो फार्मर थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी गई थी। तो ये सिस्टम लाया गया कि परमानेंट सेटलमेंट नाम का एक सिस्टम लाया जाए जिसमें क्या किया जाए कि जो रेवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया जाए कि एटलीस्ट इतनी फिक्स अमाउंट हर साल आएगी। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट ये है कि जमींदार को लैंड ओनर बना दिया गया था। मींस अब ये क्यों बनाया गया? लैंड ओनर बनाने का पर्पस ये था कि अगर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मींस अगर फार्मर नाराज हो और वो अटैक कर देते हैं ब्रिटिशर पे, तो जमींदार उसको क्या करेगा, केस को सुलझाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए लाया गया था कि वो देखेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो भी होगी जमींदार झेलेगा। ठीक है, तो ये पर्पस क्या था कि जो फार्मर है उससे कलेक्ट, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? जमींदार। जमींदार क्योंकि लैंड ओनर था। ठीक है, तो जो टैक्स कलेक्ट करेगा और उसका फिक्स रेवेन्यू जो भी फिक्स होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। ठीक है, अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा फिर वो इन्वेस्ट कर देगा लैंड में, या लैंड में कर देगा, या बैल खरीदने में, या सीड्स खरीदने में। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और मालिकाना हक किसके पास होगा? जमींदार के पास। अब जमींदार के पास होगा तो वो क्या करेगा? जमींदार क्या कर सकता है? जमींदार भाई लैंड ओनर है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट ये भी होगी, वो चाहता है कि मैक्सिमम अमाउंट हम इस लैंड से निकाल पाए। ठीक है, तो ये उसकी कोशिश करेगी क्योंकि वो लैंड का मालिक हो गया ना। लैंड का मालिक है तो मैक्सिमम सोचेगा कि हम ग्रो करें और मैक्सिमम आउटपुट निकालें, और जो फिक्स अमाउंट है वो उतना तो देना ही है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किया गया था बिहार उड़ीसा में, बंगाल बिहार उड़ीसा में। बाद में इसको स्टार्ट किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और वाराणसी में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है? इसको प्रॉब्लम होती है ये कि जब परमानेंट सेटलमेंट लाया गया तो इसमें लैंड ओनर तो बना दिया गया था जमींदार को, लेकिन एक रूल लाया गया था कि अगर किसी केस में, किसी वर्स्ट केस में, अगर जमींदार टैक्स जो है, फिक्स अमाउंट है, जो परमानेंट अमाउंट है, वो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देता है तो उसके लैंड को जब्त कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। और बताया गया था कि एक सनसेट लॉ बनाया गया था। सनसेट लॉ क्या था? एक ऐसा लॉ जिसमें आपको ये अमाउंट उस सूरज के डूबने से पहले ही आपको जमा कर देना। अगर नहीं जमा करोगे तो वो पूरे लैंड को कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट को अगर हम देखेंगे कि क्या फेलियर था, थिंकिंग क्या थी और रियलिटी में क्या हो रहा था, तो थिंकिंग ये थी कि अगर कोई 150 रुपए का कोई फार्मर है जो 150 रुपए खर्च करके लैंड पे कुछ ग्रो करता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने अमाउंट को फिक्स कर दिया कि भाई 100 रुपए हमें चाहिए। ठीक है, तो जमींदार क्या करेगा? 100 रुपए चाहिए तो 50 रुपए टोटल बचा, तो 50 रुपए में 20 रुपए जमींदार ले लेगा, 10 रुपए क्या करेगा? उसका टैक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो सरप्लस बचता है 20 रुपए, वो उसको क्या करेगा? फिर से लगा देगा लैंड में। अब सरप्लस लगाएगा तो अगले साल फिर से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो मान लो अगले साल 160 रुपए का प्रोडक्शन, 160 रुपए टोटल आए प्रोडक्शन को, मतलब जो भी अमाउंट उसने ग्रो किया उसको बेच के 160 रुपए आए, जिसमें भाई ये तो फिक्स है 100 रुपए। फिक्स होने से जमींदार अगली बार 25 रुपए ले लेगा, मतलब उसका भी बढ़ गया। और टैक्स इस जमींदार जो ले रहा है, ठीक है, 25 रुपए ये हो गया। ठीक है, और सरप्लस, इस बार सरप्लस भी बढ़ गया। ठीक है, सरप्लस बढ़ गया। ठीक है, अब सरप्लस बढ़ने से फिर क्या, वो 5 रुपए बढ़ गया, जमींदार को भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, सरप्लस भी बढ़ रहा है, फिर वो 5 रुपए एडिशनल, फिर उसने लगा दिया 190 रुपए। ठीक है, इस तरह से तो थिंकिंग थी कि इस तरह हमें करना है, लेकिन रियलिटी में हो क्या रहा था? अगर 150 रुपए का कुछ ग्रो हुआ है तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने 100 रुपए का अपना टैक्स लगा दिया कि भाई इतनी रेवेन्यू तो हमें चाहिए। जमींदार क्या करते थे? जमींदार मैक्सिमम अमाउंट अपने लिए रख लेते थे, 35 रुपए उन्होंने अपने लिए रख लिया, और दूसरों के लिए कितना बचा? फार्मर के लिए बचा 15 रुपए। ये टैक्स नहीं है, ये फार्मर का, जो फार्मर रुपए लेगा 10। ठीक है, तो वहां पे 15 रुपए फार्मर के पास चला गया, मैक्सिमम अमाउंट 35 ले लिए, 15 रुपए उसके लिए बचा, और सरप्लस कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सरप्लस बचेगा तब ना जब ये फार्मर कुछ रुपए अपनी तरफ से छोड़ेगा। ये तो मैक्सिमम ये भी सोचता है कि फार्मर को 15 रुपए ना देके पूरा पूरा 50 रख ले। ठीक है, सरप्लस जीरो हुआ। सरप्लस जीरो हुआ तो अगले साल क्या हुआ कि कुछ एडिशनल ग्रो ही नहीं हुआ, तो इस बार गिरावट आ गई। ठीक है, ग्रो में 145 रुपए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट कर लिया था 100 रुपए अपना फिक्स, तो इस बार उन्होंने 37 रुपए ले लिया। ठीक है, हमें मतलब नहीं, जमींदार ने कहा कि हमें मतलब नहीं कितना भी आता, हमें तो मैक्सिमम अमाउंट चाहिए। 37 ये हुआ तो 8 रुपए इनका हो गया, किसका? जो फार्मर है उनका 8 रुपए। ठीक है, 37 ये और 8, इस बार फिर सरप्लस जीरो हुआ, क्योंकि इस बार जो था 145 रुपए था, तो 100 रुपए ये हो गया, 37 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगली बार ये हुआ तो 130 रुपए हुआ, क्योंकि गिरावट होते जा रहा है, कुछ सरप्लस एडिशनल हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं, तो जो ग्रो है, जो क्रॉप ग्रो हो रहा है वो उतना ग्रो ही नहीं होगा। तो इस बार 130 हुआ, अभी भी 100 रुपए फिक्स है, तो इस बार इसने 38 रुपए ले लिया, तो क्या हुआ, फार्मर को 2 ही रुपए गया, फिर सरप्लस जीरो। तो इस तरह से करके लॉस हो रहा था, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो परमानेंट सेटलमेंट का जो पर्पस था ये से फुलफिल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें थी परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड।